हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 19 से लेकर 21 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। हमारी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जाने तो लगभग 12% के आसपास बता रहा, लगभग 31 रुपए पर शेयर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। मतलब डिमांड ठीक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है बट इतनी कम भी नहीं है, ठीक ठाक डिमांड आप कह सकते हैं। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, सब्सक्रिप्शन वगैरह आना बाकी है। तो अपडेट मैं आपको करता रहूँगा, हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ऑफिशियल यूट्यूब से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो और एक एक अपडेट और जानकारी आपको मिलती रहे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। कंपनी 1995 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब अब हो गए हैं 31 साल के आसपास अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है कंपनी को अपने ही सेक्टर के अंदर। तो कंपनी सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ, ये कंपनी कहाँ काम करती है। लॉजिस्टिक्स जो होते हैं, शिप के लॉजिस्टिक्स, मतलब जो पोर्ट क्या होता है, बंदरगाह। तो बंदरगाह पर जो लॉजिस्टिक का काम होता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई शिप के अंदर माल एक देश से दूसरे देश में जाता है या एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाता है। तो वो क्या है कि पूरा लॉजिस्टिक, मतलब पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स का काम करती है। इसके बाद जहाज भी है, उसके अलावा लोडिंग अनलोडिंग भी होती है। जैसे कोई जहाज आता है उसको लोडिंग अनलोडिंग करवाना हो, तो वो सारे काम ये कंपनी करती है। अच्छी बात है, सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया। और ये ज़्यादातर नॉन मेजर पोर्ट्स है, मतलब जो ज़्यादा बड़े पोर्ट्स नहीं है वहाँ पर इसका सारा काम है। और इंडिया के अंदर जो वेस्ट वाले मतलब ये गुजरात के आसपास जो भी पोर्ट्स हैं वो, और श्रीलंका के अंदर भी इसके पोर्ट्स वगैरह ये हैंडल करती है। वहाँ पर दोनों जगह इसका काम है। और ये अपनी सर्विसेज जो है 20 पोर्ट्स पर देती है, 20 बंदरगाह पर। जैसे कांडला हो गया, भावनगर हो गया, द्वारका हो गया, ये सारे गुजरात के अंदर है। उसके अलावा कुछ श्रीलंका के अंदर भी है। अभी इसका काम आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। देखिए, एक तो लॉजिस्टिक्स का काम है, मतलब शिप पर माल इधर उधर ट्रांसफर करना, पूरा कंप्लीट लॉजिस्टिक। फिर एक माल चढ़ाना उतारना होता है, ठीक है। उसके अंदर भी इसके पास इक्विपमेंट है, अर्थ मूविंग जो इक्विपमेंट्स आते हैं, जो मशीनें आती है, वो सारी है इसके पास। उसका भी एक किराए पर भी देती है, वहाँ से भी इसका रेंटल इनकम आता है। फिर उसके अलावा स्क्रैप भी सेल करती है। तो इस तरह के कई सारे काम है इसके। कंपनी के पास 80 प्लस शिप्स हैं। शिप्स मतलब 80 से ज़्यादा इसके पास शिप पड़े हैं और 370 से ज़्यादा अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं। जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं वो 370 से ज़्यादा है। ज़्यादातर जो ये भाई अपनी लॉजिस्टिक की सर्विस देती है ऑयल एंड गैस के अंदर, एफएमसीजी के अंदर, नॉन एफएमसीजी के अंदर, मेटल्स के अंदर। अभी सेम इस टाइप की कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, मतलब इस लॉजिस्टिक्स के अंदर जो बंदरगाह पर लॉजिस्टिक्स का काम करती है, उसके अलावा कंप्लीट काम के अंदर सेम इसकी जैसी कोई कंपनी नहीं है। बाकी और भी है लॉजिस्टिक्स वाली कंपनी, वो ज़्यादातर रोड्स रेलवे से जो रिलेटेड है। इसके रिलेटेड ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, ऐसा कंपनी ने अपनी आरएचपी के अंदर भी मेंशन किया है। बाकी आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो कंपनी का काम बढ़िया है, डिमांडिंग भी है, और अभी जैसा कंपनी का कहना है कि कोई भी पेयर कंपटीटर नहीं है, तो इसके लिए एक बेनिफिट हो जाता है। अकेली कंपनी अपने सेक्टर के अंदर लिस्ट होने जा रही है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। बाकी बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है, ये बड़ा नेगेटिव है। 827 करोड़ से 766 करोड़ रुपए, 766 करोड़ रुपए से 610 करोड़ रुपए। तो ये बड़ा नेगेटिव है। रेवेन्यू डाउन हो रहा है, आपकी इनकम डाउन हो रही है, तो ये मतलब क्या निकला। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 2023 में 118.9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 2024 में बढ़कर हो गया 124.5 करोड़ रुपए का, और 2025 के अंदर बढ़कर हो गया 141 करोड़ रुपए का। मतलब रेवेन्यू डाउन हो रहा है पर प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये समझने नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है कंपनी ने अपने मार्जिन वगैरह कहीं खर्चे कम किए हो, कुछ ना कुछ किया हो, इस कारण प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हो। तो इसके प्रॉफिट मार्जिन 2023 में 14.3% के, 2024 में 16.9% के, और 2025 के अंदर 23% के। तब मार्जिन्स बढ़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी एबिटा के अंदर ग्रोथ है, नेटवर्थ इसकी बड़ी है, रिजर्व्स इसके कम हुए हैं, ये नेगेटिव है। 196 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है इसके हाथ में, और इसके ऊपर बोरिंग्स उधारी बड़ी है, 256 करोड़ रुपए की बोरिंग्स है इसके हाथ में आज की तारीख में। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75 का है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा और कम होता तो बढ़िया रहता। और आईपीओ के पैसे से थोड़ा सा अपना डेट पे करेगी 23 करोड़ रुपए का, 23 करोड़ रुपीज का। ठीक है, थोड़ा बहुत
फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़े। तो एक रेवेन्यू के अंदर मतलब गिरावट देखने को मिल रही है, डेट थोड़ा ज़्यादा, ये दो नेगेटिव है फाइनेंशियल्स के अंदर, इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कंपनी को। बाकी ये कि मार्जिन्स वगैरह बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। ROE 42.9% और ROC 28% के आसपास है। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, तो देखिए कोई पीयर कंपटीटर तो है नहीं, तो वैल्यूएशंस तो अब क्या नापें इसकी। बाकी ये फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है। प्राइस बैंड भी मुझे थोड़ा रीजनेबल ही लगा, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। पी है 26 का, ठीक है। छोटी कंपनी थोड़ा और सस्ता करते तो और भी ठीक रहता। बाकी ठीक है, इतनी वैल्यूएशंस महंगी नज़र नहीं आ रही है। और पीयर्स में अगर देखें तो बाकी जो लॉजिस्टिक्स वाली कंपनी ज़्यादातर रोड से जुड़े हुए हैं, कुछ ट्रेन से जुड़े हुए हैं, जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ऑल कार्गो है, VRL है। ये क्या कि रोड से जुड़े हुए हैं, कोई रेल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी शिप वाली ये पहली मुझे लगता है कंपनी, ऐसा कंपनी का भी दावा है। आपकी नज़र में कोई ऐसी कंपनी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हाँ, पोर्ट ऑपरेटर है, जैसे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर है, अदानी है, वो पोर्ट ऑपरेटर के अंदर रिपोर्ट्स वगैरह। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 19 से 21 अगस्त के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है। प्राइस बैंड 240 रुपये से लेकर 252 रुपये के बीच में 58 मतलब 58 शेयर्स का लॉट है। ठीक है, प्राइस बैंड भी मतलब इतना ज़्यादा महंगा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इश्यू साइज है टोटल 410.7 करोड़ रुपए का, मतलब पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, काफ़ी अच्छी बात है। 23 करोड़ तो अपना डेट चुकाने के अंदर काम में लेने वाली है और 251 करोड़ रुपए एक्विजिशन करेगी ड्राई बल्क कैरियर्स को मतलब एक्वायर करने के अंदर काम में लेने वाली है। काफी अच्छी बात है, कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आ रहा है। रिटेल पोर्शन 35% का और लिस्टिंग डेट है 26 अगस्त को। ये है पूरे IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस IPO में अप्लाई करे नहीं करे, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और देखिए सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। नॉलेज जैज पैरामीटर्स, इसको मैं पर्सनली अपने हिसाब से देता हूँ सिर्फ रिस्क मापने के लिए। भाई रिस्क कैसा, अभी मार्केट में कंडीशन कैसी है, अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, कंडीशन देखना जरूरी है। तो सबसे पहला पैरामीटर देखते हैं GMP। वैसे GMP अंदाजा होता है, इसके पूरे भरोसे से हमको नहीं रहना चाहिए, ये फेक भी हो सकता है डेटा, बट एक एजुकेशन पर्पस रेफरेंस के लिए अगर जाने तो GMP 12% के आसपास है। ठीक है, मिनिमम तो मेरा क्राइटेरिया रहता है कि भाई 20% हो तो ठीक है। तो अभी 12% है तो उस हिसाब से मैं इसको आधा पॉइंट यहाँ पर देना चाहूँगा, ठीक है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस भी मुझे इतनी ज़्यादा महंगी नहीं लगी, थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। अभी फिलहाल के लिए 0.5 दें तो ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरे फैक्टर्स एक तो डेट और रेवेन्यू वगैरह उसके अंदर गिरावट देखने को मिली, इस कारण मैं इसको आधा पॉइंट दे रहा हूँ। वहाँ पर अगर पूरा रेवेन्यू डेट के अंदर मतलब रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ होती, डेट नहीं होता, तो मैं बिल्कुल फेयर वैल्यूएशंस मांगता, इसीलिए मैं इसको अभी आधा पॉइंट देना चाहूँगा। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है तो उसका अभी हमें वेट करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एंकर लिस्ट सब्सक्रिप्शन आने के बाद इसकी जो भाई लिस्टिंग गेन्स के साथ साथ पैरामीटर बैठेंगे रिस्क वाले, वो बैठेंगे न्यूट्रल, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में भी आधा पॉइंट मिल सकता है या एंकर लिस्ट में भी आधा पॉइंट मिल गया तो भी न्यूट्रल बैठेगा। तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई हमें QIBs का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, फिर मार्केट की जो कंडीशन है वो देखनी चाहिए कि भाई उस हिसाब से हमें डिसीजन बनाना चाहिए। एकदम से ऐसा नहीं है कि इसमें आंख बंद करने वाला अप्लाई करके ना, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि न्यूट्रल टाइप का मुझे लग रहा है। तो बाद में सारे फैक्टर्स भी देखेंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपका डाउट क्लियर हुआ है नहीं हुआ है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि भाई डाउट क्लियर होते हैं नहीं होते हैं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। पॉजिटिव में सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी कि भाई अपने सेक्टर में पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है। इसने कहा कि अपना कोई भी पेयर कंपटीटर नहीं है, तो ये इसके लिए थोड़ा बेनिफिट है। बाकी प्राइस बैंड भी मुझे रीजनेबल लगा, इतना ज़्यादा महंगा नहीं लगा, ठीक है। बाकी इसके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया भी है, अभी 23% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन है, कितनी अच्छी बात है। बाकी ये पूरा फ्रेश इश्यू है, कुछ डेट पे करेगी, कुछ एक्विजिशन वगैरह करेगी, मतलब कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आ रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात लगी। तो ये हो गए इसके कुछ पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में देखिए 2 बड़े नेगेटिव है। एक तो रेवेन्यू डाउन हो रहा है। देखिए कोई भी कंपनी होती है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, तो उसके रिजल्ट पिछले रिजल्ट से अच्छे आते हैं तो वो कंपनी के लिए बेनिफिट देता है, तो लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो इसके रिजल्ट रेवेन्यू मतलब गिरावट देखने को मिली है, तो ये थोड़ा नेगेटिव है। तो आने वाला जो रिजल्ट है FY26 का वो अच्छा रखना पड़ेगा इसको। दूसरा इसके ऊपर डेट ज़्यादा है, IPO के पैसे थोड़ा ही डेट पे कर रही है, तो डेट पर भी फोकस करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। डेट वगैरह पे करती है तो बढ़िया रहता है। तो ओवरऑल ये मुझे 2 बड़े नेगेटिव लगे। बाकी उसके अलावा कंपनी बैलेंस्ड नजर आ रही है, कंपनी के अंदर कुछ अच्छे फैक्टर्स भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर सुधारती है तो आने वाले टाइम में अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। कुछ अट्रैक्शन भी है बट उसके साथ रिस्क भी बने हुए हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई आंख बंद करके अप्लाई करने जैसा नहीं नजर आ रहा है। बाकी सारे फैक्टर्स भी हमें देखने पड़ेंगे, तो वो आ जाएं उसके बाद और भी डिस्कशन कर लेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मुझे भी थोड़ा अट्रैक्शन है, प्राइस बैंड वगैरह के कारण भी है, बट रिस्क भी नजर आ रहे हैं, तो आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।